डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के मन में लगातार चल रहा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब करीब आता चला जा रहा है ना। बहुत जल्द यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और इस बार हो सकता है सीटें भी ज़्यादा हों, है ना। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा, कई ऐसे भी होंगे जिनका पिछली बार जिन्होंने दिया होगा और रह गए होंगे, चूक हो गई होगी और इस बार यह उनका दूसरा अटेम्प्ट होगा। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका यह अंतिम प्रयास होगा। तो सबके मन में एक ही चीज़ चल रही होगी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है उसको ये है कि मुझे पहले में ही क्लियर करना है। दूसरे वाले की चिंताएं थोड़ी ज़्यादा हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं वो इस बार ना हो पाएँ। और अंतिम वाले की चिंता तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये उसके ताले की लास्ट चाबी है, अंतिम चाबी है। अगर इससे ताला नहीं खुला तो हो सकता है ज़िंदगी में उसको इस चीज़ से हमेशा वंचित रहना पड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये चिंताएं लगातार आप लोगों के मन में बनी होंगी। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये जो हमारा लक्ष्य है जिसमें हमें यूपीएससी की अंतिम पीडीएफ में आना है, उसमें हमारा नाम हर हाल में आ जाए, जिससे हम चूक ना जाएं, है ना। कौन से ऐसे प्रयास करने होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही गहराई में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एक बार सुकरात से पूछा किसी व्यक्ति ने, है ना। सुकरात कहीं से जा रहे थे और उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, है ना। सुकरात के लिए हमेशा कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन थे वो। तो उनसे पूछा कि आप तो ज्ञानी हैं, मुझे ये बताइए कि मुझे सफलता कैसे मिल सकती है ना। कोई एक व्यक्ति था, उन्होंने सुकरात से इस तरह का सवाल पूछा। तो सुकरात को लगा कि लोग परेशान करते हैं मुझे हर चीज़ को लेकर, उन्होंने उनको मना कर दिया और बोले मुझसे ये सब सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है और आगे से इस तरह के सवाल मुझसे मत करिएगा। अगले दिन सुकरात उसी रास्ते से फिर गुजरे, वो व्यक्ति फिर मिला और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप तो बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, कम से कम मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुझे मेरे जीवन में सफलता कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, है ना। तो सुकरात इस बार उनको लगा कि शायद ये रोज़ परेशान करेगा, तो उन्होंने बोला कि आप अगले दिन मुझे तालाब के पास मिलिएगा, है ना। तो अगले दिन वो पर्सन सुकरात ने जहाँ बोला था वहाँ तालाब के पास उसको मिला। तो सुकरात ने कुछ नहीं किया, उसका सर जो है पानी में दबा दिया, है ना। थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, अब इसको नेगेटिव लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका सर जो है पानी में तालाब में डुबो दिया और वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने लगा अपने आप को बचाने के लिए, है ना। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुकरात ने उसको छोड़ दिया। तो व्यक्ति एकदम से बहुत चिल्ला कर बोला कि आप कैसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, है ना। आपसे मैंने एक सवाल पूछा है और आप जवाब देने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर आप और नहीं छोड़ते तो शायद मुझे मेरी जान चली जाती है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती। तो सुकरात ने बोला यही तुम्हारे जो सवाल है ना उसी का जवाब है। क्या जवाब है? जवाब ये है, जब तुम पानी में डूब रहे थे तब तुम क्या चाहते थे? किसी तरीके से अपने आप को बचाना चाहते थे। तुमने अपना हर वो एफर्ट लगाया जिससे तुम्हारी जान बच सके, है ना, तुम डूबने से बच सको। तो यही तुम्हें अपने ज्ञान या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी करना होगा। यही तुम्हें अपने कहीं ना कहीं पे जो आपका जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए भी काम करना होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, जब तक आप युद्ध स्तर पर जैसे आपकी जान जोखिम में होती है, जितना एफर्ट आप उसको बचाने के लिए करते हैं, जब तक उतना ज़्यादा एफर्ट आप अपने एम में नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य में नहीं करेंगे, तो शायद बहुत मुश्किल होगा आपका अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल कर पाना। आईएएस उसी तरह का एक लक्ष्य है, आसान नहीं है। आप लोगों को पता है लगभग 7-8 लाख लोग एग्जाम देते हैं हर साल, उसमें से सिर्फ 1,000 लोग जो हैं वो चयनित होकर अंतिम पीडीएफ में आते हैं। तो इस तरह का एफर्ट आपको करना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं पे आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इस स्टोरी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था आप लोगों को, युद्ध स्तर का एफर्ट कर दीजिए, जितना बेस्ट दे सकते हैं अपने एग्जाम के लिए इस पर आप लोगों को देना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है, कोई कमी नहीं छोड़नी है, जिसका पछतावा आप लोगों को उन 12 दिनों में होगा जब यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा और 12 दिन बाद रिजल्ट आएगा और आपका नाम शायद प्रीलिम्स में ना हो, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, तो वो जो पछतावा होगा ना वो पछतावा आपके जीवन में ना हो। तो अपने आप को झोंक दीजिए, सारी चीज़ों को छोड़ चढ़ा के आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस करें। दिन रात कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ों को हटाकर पूरा एफर्ट जो है अपने एग्जाम में देंगे। दूसरा क्या है, जल्दी से अब देखते हैं चीज़ें, क्या प्रीलिम सच में टफ है? आप सोच के देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है, 87 के आसपास जा रहा है और 2023 की संभावनाएं लगभग 80 की हैं, है ना। और वो आप लोगों को पता है अभी आया नहीं है, वो कट ऑफ लास्ट में पता चलेगा, अभी इंटरव्यूज शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, जब 80 नंबर चाहिए कितने में, 200 नंबर में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, लगभग 40% के आसपास नंबर आप लोगों को चाहिए जिसका आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ये है कि पेपर जो है इतना मुश्किल अब पूछा जा रहा है, उसके लिए 80 नंबर लेना भी थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है।
फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग वेटेज थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे इन दोनों को मिला के देखेंगे लगभग लगभग 35 के आसपास सवाल इस बार पूछे गए। दूसरा पॉलिटी अगर देखेंगे लगभग 16 सवाल के आसपास दिख रहा है आप लोगों को। इकोनॉमी में 15 सवाल, ये दोनों अगर आप देखेंगे सेगमेंट अभी भी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। हिस्ट्री में इस बार थोड़ा कम है लेकिन लगभग 18-17 सवाल तक जाता है। आईआर में देखिए यहाँ पे 10% के आसपास पहुंच चुका है। साइंस टेक थोड़ा कम है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन 3-4 सेगमेंट पर फोकस कर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, और इवन आईआर तो फ्री के नंबर हैं, आईआर में कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ी इंपॉर्टेंट उद्घोषणाएं देख लेंगे, अगर आप इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं न्यूज़ में रहे वो देख लेंगे, ठीक है, लोकेशंस थोड़ी सी देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आईआर को डील करना, है ना। लेटेस्ट जो सम्मेलन हुए हैं, सबमिट हुए हैं, भारत किन किन में शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों में फ्री के नंबर 8 से 10 नंबर आप लोग ले सकते हैं। तो ये तो बोनस है आपका, इसको तो छोड़िएगा मत। लेकिन उसके अलावा इन 3 से 4 सब्जेक्ट पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। देखो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं जल्दी से आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में ना एक ही अंतर है। क्या? देखो प्लानिंग वो होती है जो आप लोगों ने प्लान किया कि हाँ एग्जाम हो गया तो हो गया 26 मई को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल तैयार करेंगे, वो तो ठीक है। जब नहीं होगा तो तैयार तो करना ही पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन आपके पास है नहीं। बट स्ट्रेटेजी ये कहते हैं जिसमें आप लोग कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ क्लासेस में कि आर्मी जो है ना वो प्लानिंग नहीं करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है। स्ट्रेटेजी मतलब हराना है। आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर 10,000 लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे तो आपको बाकियों को, जो जितने लोग, लगभग मान लीजिए 5 लाख लोग भी एग्जाम में बैठ रहे हैं इस बार, तो बाकी को हराना है आपको, है ना। तो बाकियों को हराने के बाद ही तो आप इस लिस्ट में जाएंगे। इसका मतलब कंपटीशन फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए। एक प्लानिंग जो है उससे काम नहीं चलेगा, आपको एक बेहतरीन रणनीति बनानी होगी जिससे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हर हाल में क्वालिफाई हो। अब स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए, क्या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए जो आसान सब्जेक्ट है, जिसको आसान मतलब जिसको आप जल्दी से डील कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तीसरा इकोनॉमी है, और चौथा इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी है। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, और मैं इसको अब ज्योग्राफी भी इसी में साथ में रख रहा हूँ क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो मेरे को ध्यान से समझेगा इस चीज़ को। देखो एक है इसमें करंट अफेयर का सेगमेंट जिसको लेकर बच्चे बहुत पागल रहते हैं कि करंट अफेयर अगर नहीं हुआ कैसे करेंगे, अगर छूट गया तो क्या होगा, 3 साल का करंट अफेयर है, पढ़ना पड़ेगा, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर है, ये सारी बातें आप लोगों के मन में चलती हैं ना। हो सकता है बच्चों 2-3 मिनट वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर आप लोग करंट अफेयर में फंसने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि देखो ये टेंशन है, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। आप सोच के देखिए, लगभग 7-8 सवाल जो हैं डायरेक्ट पिछली बार पूछे गए, है ना। ओवरऑल मिला के भी देखेंगे तो 15 सवाल, तो 15 सवाल से तो सब कुछ नहीं होने वाला है ना। तो बट इंपॉर्टेंट तो है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, बट कई बच्चे ना अभी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर में लगे होंगे। आप जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक आपके इसका भी कोई मतलब नहीं बचेगा। ये तब करना है, पैरेलल करते रहो, एफर्ट करते रहो। देखो इसमें ना श्योरिटी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और कहूँ, हो सकता है मान लीजिए कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, मान लो मैं ही हूँ, मैं आपको कहूँ कि मान लो मैं आपको करंट अफेयर कराने वाला हूँ, बट यूपीएससी की संभावनाएं का कुछ पता नहीं है ना। पता है क्या, कुछ हो सकता है मेरे जो भी हम करवाएं उसमें से भी सवाल ना बने, तो कोई जरूरी नहीं होता है। मतलब कहने का मेरा ये है, करंट अफेयर की एक रेंज ऐसी है जहां पे आपको हो सकता है एक भी सवाल वो ना मिले जो आपने करंट अफेयर जहां से पढ़ा हो। ये यूपीएससी करता है, बड़े बड़े सदमे और झटके देता है। और जो मिलेंगे ना, मान लो 3-4 सवाल ऐसे हो जाएंगे, बड़े आसान आसान से पूछता है वो। नीति आयोग की जगह किसको, मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को स्थापित किया गया है ना। आर्टिकल 21 जो निजता का अधिकार कौन के तहत है। इस तरह के करंट अफेयर में जो मुद्दे रहते हैं ना, वो सीधे मिल जाते हैं आप लोगों को। जैसे इस बार पूछा गया मियावाकी तकनीक को लेकर भी सवाल पूछा गया था, ये न्यूज में है, अगर आपके ध्यान में है तो आपको हो जाएगा, नहीं ध्यान में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाली चीजों को लेकर वैसे भी आपके 3-4 सवाल हो सकता है सही बैठ जाएं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, करंट अफेयर में काम तो करना है, बट इसको लेकर बहुत ज्यादा समय नहीं दे देना है, पागल नहीं हो जाना है सिर्फ इसी चीज को लेकर, है ना। सबसे पहले तो फोकस कहां पे करना होगा, फोकस करना होगा आप लोगों को इन 4 सब्जेक्ट पे, है ना। अब देखो पॉलिटी पे आपको वो चीजें निकालनी है जिससे आपके सवाल ज्यादा सही हो और आपका समय कम लगे। सिंपल सी चीज है, यही तो होता है। आप किसको बेहतरीन रणनीति कहते हैं। अब समय कम है ना, लगभग 4 से 5 महीने का समय बचा है। अब 5 महीने में हम पागलों की तरह डिटेल में एडवांस बुक्स उठा के तो नहीं बैठ सकते ना हर सब्जेक्ट में, तो हमें स्पेसिफिक और सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉलिटी में हम वो टॉपिक्स देखेंगे जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहा है यूपीएससी, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपका, पार्लियामेंट है, हर बार सवाल है ना। जैसे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, हर बार सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे प्रीएम्बल है, हर बार सवाल देखने को मिलेगा। जैसे फंडामेंटल राइट है, हर बार सवाल देखने को मिलेगा। आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को रेखांकित करना होगा और उन पे काम करना होगा।
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच के देखिएगा, सुबह के 2 घंटे कम से कम या 1 से 1.5 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ पुराने पढ़े को रिवाइज करने पे रखें। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना क्या अच्छा, देखो मैं क्यों कहता हूँ रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्या? जब आप फंसते हो ना क्वेश्चन में, जैसे मान लो ABCD दो आपने एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में आप पता क्यों फंस रहे हो? क्योंकि आप क्लियर नहीं हो। आपके माइंड में है कि मैंने कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो मैंने इसको पढ़ा है, बट इसका आंसर क्या है ये मुझे नहीं पता है। तो बेहतरीन ये होगा कि आप जो है जितना रिवाइज करोगे ना तो ये कट जाएगा। फिर अगर एक ऑप्शन पे ही आप लोग बच के आके खड़े हो जाएंगे जो कि आपका आंसर होगा। ये फायदा होता है आपका रिवीजन का। दूसरा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूँ देखो बच्चों ना, कुछ चीज़ों को रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी नहीं समझोगे ना तो आपको नुकसान होगा। आप हिस्ट्री में 100% सवाल सही नहीं कर सकते हैं, मेरा मानना ऐसा है। नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हिस्ट्री में वो कुछ भी पूछ दे रहा है। आप 60 से 70% की एक्यूरेसी रखें, है ना। आप कोशिश करें कि इतना और इतना तो पूछ रहा है वो, इतनी चीज़ें अगर आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य हर बार यूपीएससी प्री में पूछता है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। जैसे कई बार हर बार आप देखेंगे एक ना एक सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों को मिलेगा। मुगल काल से 1 से 2 सवाल आप लोगों को हर बार मिलेंगे, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे खासे सवाल आप लोगों को देखे। इस बार नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे नहीं सवाल। इसका मतलब ये नहीं होता है। आप लोगों को सेगमेंट को छोड़ना नहीं है। इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट में क्या है, कई बार पिछली बार एक स्ट्रेटेजी भी मैंने इन्वायरमेंट को लेकर अलग से बनाई है। जिन बच्चों ने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग देख लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट एक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, वन्य जीव आप लोगों को पढ़ने हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय पार्क वगैरह पूछने हैं, तो ये सब इसकी मैपिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, है ना। स्पेसिफिक आप लोगों को चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ आप लोगों को इकॉनमी, अब इकॉनमी में क्या है ना, कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी एडवांस बुक्स आप लोगों को पढ़नी है। मैं ये कहता हूं आप इकॉनमी में मान लीजिए 100 से 150 कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए। उन 150 कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। अगर आप मनी सप्लाई करना सीख गए ना यूपीएससी में, इसका चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि मार्केट में मनी को कब छोड़ना और कब खींचना है, तो आप लोगों को पूरा बैंकिंग भी समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे बैंकिंग से हर बार 3 से 4 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लो राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं, एक बार इसको अच्छे से बनाकर पढ़े। और इसमें भी देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या जीडीपी इंपॉर्टेंट है, क्या एनडीपी इंपॉर्टेंट है ना, क्या जीडीपी डिफ्लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें। जैसे इन्फ्लेशन को लेकर चीज़ें आप लोगों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कितने तरह की इन्फ्लेशन है। फिर आप लोगों को दिखेगा इन्फ्लेशन के कौन से ऐसे हैं डिमांड फुल फैक्टर हैं जो इन्फ्लेशन को पुल करते हैं, है ना, या फिर कौन से हैं कोस्ट वाले फैक्टर हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे फोकस करके आप चीज़ों को बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, है ना, बहुत आसानी से। फिर देखिए भारत जो है कौन कौन से सेगमेंट में अच्छा खासा पहले नंबर पर है, भारत कौन से सेगमेंट में सेकंड नंबर पर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए ताकि आप इकोनॉमी को अच्छे से डील कर सको, है ना। बजट में कौन कौन सी चीज़ों पर सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या 5 से 6 कोई ऐसे टॉपिक निकल सकते हैं जिसमें प्री में सवाल बन सकता है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्पेसिफिक कर लेंगे ना, उतना ज़्यादा प्रीलिम्स में आप लोगों को हेल्प होने वाली है ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा दुख है हिंदी मीडियम का वो है सीसेट। मत छोड़िएगा इसको अभी से। ये मत सोचिएगा कि लास्ट में 2 महीने में मैं सीसेट कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ आप लोगों का नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अभी से सीसेट को नहीं उठाया, 5 से 6 महीने इसको लगभग डेली 2 से 3 घंटे दीजिए। हिंदी माध्यम इससे बिना नहीं होगा। अगर आपका सीसेट, और देखो जीएस में आप लोग हो सकता है फिर से 90 या 100 तक पहुंच जाओ, बट अगर ये नहीं हुआ ना तब कोई मतलब नहीं है। तो सीसेट को लेकर एक बेहतरीन रणनीति आप लोगों को बनानी होगी। मैंने 2 से 3 वीडियो इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर बना रखी हैं। जिन बच्चों ने हेल्प ली होगी तो उन्होंने देख लिया होगा चीज़ों को लेकर। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप देख लीजिए एक बार जाकर, है ना। फायदा होगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है 8-10 मिनट, आपका टाइम इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 मिनट आप किसी चीज़ के लिए ना निकाल सको। 10 मिनट में अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पता लग जा रही है, और आप लोगों को पता है हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए एकदम से। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप उस टाइम को फेस ना करें जब आपकी चीज़ें रह जाती हैं और चीज़ें खराब हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं पे एक पूरा साल जाता है। सोच के देखिए, इस बार अगर आप रहते हैं या अगली बार आप रहते हैं, जिस साल भी आप रहते हैं, पूरा 12 महीने आप लोगों के खराब होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। पूरा एफर्ट करिए चीज़ों को बेटर करने का। और ये मत सोचिए हुआ नहीं है, ये निकल जाएगा, आसान है, बहुत आसान एग्जाम है यूपीएससी। अगर आप सेलेक्टेड तरीकों से तैयारी करते हो, अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करते हो, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम में तैयारी कर रहे हैं वो समझते हैं इस चीज़ों को। अगर आपको डायरेक्शन प्रॉपर है, आप सोच के देखिए, अगर डायरेक्शन पता है ना, अगर आप सोच के देखिए, मैं अगर ये कहता हूँ, मान लीजिए
जैसे मान लीजिए ये भारत है ना, हम हिंद महासागर में हैं, हमें भारत की तरफ जाना है, मान लीजिए, है ना, हम यहाँ पर हैं। सोचिएगा इस चीज़ को, मान लीजिए अब थोड़ा सा इसको सोचिए, इधर से देखिए, मान लो हिंद महासागर में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमें भारत की तरफ जाना है, बट हमें डायरेक्शन का नहीं पता है ना, और आप इधर निकल लिए। अब इधर निकल नहीं है आप, और इधर जा रहे हैं आप लोग, कश्मीर उसमें अफ्रीका की तरफ जाएंगे आप लोग, है ना, अफ्रीका की तरफ होते होते हो सकता है आगे आप अटलांटिक महासागर चले जाएं, और ऐसे होते होते आप लोग प्रशांत महासागर में होते होते पूरा चक्कर लगाते हुए फिर से यहाँ आ जाएं। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो क्या कभी आप भारत की तरफ पहुंच पाएंगे? क्या आप मंजिल की तरफ पहुंच पाएंगे? क्या सोच के देखिएगा, अपने आप से ये सवाल पूछ के देखिएगा। और अगर डायरेक्शन सही है तो आपके लिए मंजिल बहुत करीब है। सोच के देखिए, कुछ कदमों के बाद ही आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन की बात है ना। तो सही डायरेक्शन में अगर आप लोग तैयारी करते हो, यूपीएससी बहुत आसान है। और अगर गलत डायरेक्शन में चीज़ों को करते हो, अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में नहीं लगाना है, फोकस करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और इवन मैं आप लोगों को आगे चलकर भी चीज़ें डालता रहूंगा। बहुत जल्द जो है डिलाइट आईएएस पर करंट अफेयर का भी एक सीरीज शुरू होने वाली है, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी। मेरा प्रयास रहेगा पिछले साल की तरह डिटेल में आप लोगों को 2-3 साल का करंट अफेयर करा दिया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।